आप यहाँ पे पीडब्ल्यू के किस बैच में एनरोल थे, और यहाँ के बैचेज में जो भी आपका एक्सपीरियंस था, मतलब आपको किस तरह से बैचेज में हेल्प मिलती थी, कैसे आपको गाइडेंस मिला, उसके बारे में कुछ शेयर करिए। सर यहाँ पर मैंने गेट 2025 पराक्रम 2025 में इंस्टॉल की, 2024 में इंस्टॉल किया था 2.0 में, लास्ट हम्म। अक्टूबर में। तो मैंने 3 मंथ्स मैंने इस पे प्रैक्टिस करी है, मैंने लेक्चर्स देखे हैं सारे, और फिर उसके ओके। बाद मैंने, हाँ, उसमें फिर मैंने डीपीपी सॉल्व करी है। तो उसके लिए मतलब आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि लेक्चर को कैसे उनको देखना चाहिए, लेक्चर कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्यों इंपॉर्टेंट? सर लेक्चर जब भी देख रहे हैं तो जो भी फैकल्टीज बता रहे हैं, जो भी सामने बताया जा रहा है, फिर नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हर एक लाइन जो लिखी हुई है उसका एक वो मीनिंग होता है, कोई भी चीज़ें इलॉजिकल नहीं है यहाँ पे। हेलो विशाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, गुड आफ्टरनून सर। Okay. So, first of all, very very congratulations for securing all India rank 12। बहुत बहुत बधाई थैंक हो यू सर, आपको। थैंक यू सो मच सो सर। थोड़ा बताइए कि मतलब ऑल इंडिया रैंक 12 आना इतना आसान बात नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी रैंक है। तो पहला यस सर। रिएक्शन कैसा था खुद जब रिजल्ट देखे थे तब? और ऑब्वियसली फैमिली को बताया ही होगा कि मेरी ये ऑल इंडिया रैंक 12 आई है, तो उनका कैसा रिएक्शन था कि जब आपने बताया कि ये IR 12 आई है मेरी गेट एग्जामिनेशन? बहुत अच्छा रिएक्शन था सर। मैं भी बहुत खुश था। एक्चुअली हम लोग बाढ़ का एग्ज़ाम देने के लिए पटना में थे, तो वहाँ पर मैंने रिजल्ट चेक करा था बाढ़ का एग्ज़ाम देने के बाद। तो काफ़ी अच्छा लगा था। बहुत सारे मतलब टीचर्स के कॉल आए, फ्रेंड्स के कॉल आए, सबने कांग्रेचुलेट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। ओके। चलिए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में। तो आपके यस सर। फैमिली में कौन कौन है और मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा फार्मर हैं, और वो डीलरशिप का भी वो काम है, वो जो पीडीएस डीलर होते हैं, जिनमें फूड Okay। डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता है। और फिर मॉम तो हाउसवाइफ है, और फिर हमारे घर में हम 4 भाई-बहन हैं, और दीदी भी हमारी वो नर्सिंग कर रही है, मतलब मेडिकल नर्स है, और फिर छोटी दी हमारी टीचर है, फिर मेरा छोटा भाई ओके। वो चेस प्लेयर है, नेशनल लेवल चेस प्लेयर। नेशनल लेवल, बहुत यस बढ़िया सर। है। मतलब सब लोग पढ़ाई में और किसी फील्ड में बहुत आगे हैं, मतलब मम्मी पापा ने मतलब काफी अच्छे से मतलब आपके एजुकेशन पे और उस पे मतलब कोई कमी नहीं रखी है, यस मतलब सर। सारे एक से बढ़ के एक यस हो सर। आप लोग। बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा आपकी इस मतलब जो आपका बैकग्राउंड रहा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा सा यस सर। जानते हैं कि आपने मतलब शुरू में कहाँ से, मतलब अपनी प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई, और उसके बाद बीटेक में कैसे आप गए, मतलब बीटेक की तरफ कैसे, इंजीनियरिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ, और इंजीनियरिंग फिर किस कॉलेज से आपने किया था? सर मेरा जो स्कूलिंग था वो मेरे गाँव से हुआ है, बिहार बोर्ड से। फिर मैंने पॉलिटेक्निक को परस्यू करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 7 में एडमिशन लिया था। वहाँ से मेरा 3 इयर्स का डिप्लोमा हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ओके। में। उसके बाद मैंने लैटरल एंट्री के थ्रू कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर यहाँ से जब मैंने एडमिशन लिया तो यहाँ पे मुझे गेट एग्ज़ाम के बारे में पता चला, मैंने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया सेकेंड ईयर में ही। फिर मैंने थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट दिया, फिर 2024 में भी अटेम्प्ट दिया। आप मतलब शुरू में पॉलिटेक्निक किए और उसके बाद सेकेंड ईयर में यानी कि आप एडमिशन लिए होंगे बीटेक में, मतलब जो हम यस लोग सर, यस बोलते हैं सर, डिप्लोमा लैटरल वाले जो एंट्री। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आते हैं। हाँ, ओके। तो लैटरल क्या एंट्री के जैसे थ्रू आप 11th 12 जैसे जब आप कर रहे थे, तो इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता नहीं था, या प्लान ही ऐसा था कि पहले डिप्लोमा कर लेते हैं फिर इंजीनियरिंग साइड जाएंगे? जैसे कई बच्चों को होता नहीं पता होता, तो पहला हम लोग जैसे गांव साइड से जो लोग आते हैं खास करके, क्योंकि आपने भी बताया कि आप एक गांव से हो, मतलब पापा फार्मर हैं, तो कई बार अवेयरनेस नहीं होती है कि IIT JEE या IIEEE या IITs कुछ होते हैं। तो हमें डिप्लोमा नॉर्मली सब जगह पता होता है गांव साइड भी कि भाई अगर टेक्निकल साइड में थोड़ा सा जाना है तो हम लोग डिप्लोमा कर लेते हैं। तो वो अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम, या प्लान ही ऐसा था कि पहले डिप्लोमा करते हैं फिर अगर अच्छा रहेगा तो फिर इंजीनियरिंग करने भी जाएंगे? सर पहली बात, सर मैंने 11th और 12th नहीं किया, मैंने 10th के बाद डायरेक्ट ही डिप्लोमा में गया था। ओके। 10th के बाद, हाँ, तो वो डिप्लोमा का वो फॉर्म आया था, तो उसमें मैंने फिल किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने ओके। वहीं पे 10th 12th नहीं किया है मैंने, मतलब 11th 12th नहीं किया है मैंने। 10th के बाद डायरेक्ट मैंने हम्म। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हाँ, कॉलेज 3 साल पटना से का किया। डिप्लोमा था उसमें आपने ले हाँ, लिया 3 साल का, हाँ। एडमिशन। उसके बाद डायरेक्ट हम्म। वहाँ से लेटर लेटर के थ्रू। यस। ओके। तो डिप्लोमा करने के दौरान फिर आपको मतलब था कि इंजीनियरिंग साइड जाना है, क्योंकि डिप्लोमा भी ऑलमोस्ट वो तो हाँ, टेक्निकली और पूरा हो। ऑलमोस्ट। वहां हाँ, आपने कब प्लान टेक्निकली। किया कि मतलब बीटेक करना है या इंजीनियरिंग करनी है और इस फील्ड में और आगे जाना है? तो
डिप्लोमा में एंट्री करने के बाद ही आपने डिसाइड कर लिया था, या जैसे धीरे-धीरे रुझान बढ़ा तो आपने सोचा चलो अब इंजीनियरिंग भी करते हैं, थोड़ा-सा और इसको और अच्छा करते हैं? ये सर डिप्लोमा जब मैंने हो रहा था तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि डिप्लोमा का उतना अच्छा स्कोप नहीं है इंडस्ट्रीज में। जैसे हुँ। अगर कोई डिप्लोमा सीएस से किया हुआ है और कोई बीटेक सीएस से किया हुआ है तो उसको ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है और उसको हायर पोज़ीशन पे रखा जाता है। हाँ, बहुत हाँ, डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा हाँ, डिफरेंस है। बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। तो इसके लिए मैंने सोचा हुँ, कि आगे बीटेक सीएस ही करना चाहिए। ओके। तो मैंने फिर तो उसके आपने बाद डिप्लोमा मैंने भी फिर सीएस में किया, फिर सीएस में सीधे हाँ, आप इंजीनियरिंग में चले गए मतलब हुँ, उसके यस बेसिस सर, पे। तो यस सर दोनों मैंने जब सीएस ही आप किया। सेकंड ईयर में गए, जैसे आपने सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा नॉर्म आपका क्योंकि डिप्लोमा था, तो सेकंड ईयर में ही आपने प्रिपरेशन फिर गेट की शुरू कर दी, आपको पहले से क्लियर था मतलब वहाँ जाने के बाद पता चला और आपने सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन? नहीं सर, सेकंड ईयर में एंट्री लेने के बाद वो कुछ सेमेस्टर पीछे चला था कोविड के कारण, तो कुछ एग्ज़ाम्स ओके। चल रहे थे। हम लोग का एडमिशन भी काफ़ी लेट हुआ था। तो एग्ज़ाम्स वगैरह हुँ, जब हुँ, हुँ। क्लियर हो गए सारे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि गेट के प्रिपरेशन करते हैं। तो गेट क्योंकि वो अच्छी अपॉर्च्युनिटी देता है प्लेसमेंट की, आईआईटी में हाँ, जाकर के बिल्कुल। अच्छे प्लेसमेंट कर सकते हैं, पीएसयू ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ठीक है, अब हुँ, गेट का ट्राई करते हैं। ये सर, ओके। तो तो पहले गेट की वहाँ से तैयारी गेट की आपने प्रिपरेशन थर्ड सेकंड थर्ड ईयर सेम की एग्ज़ाम हाँ, थर्ड सेम का एग्ज़ाम अच्छा, खत्म हुआ मई 2022 फिर मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया और फिर मैंने फिर 2024 का भी अटेम्प्ट दिया। तो 2023 में क्या रहा था आपका स्कोर मतलब क्या रैंक थी? उसमें सर ऑल इंडिया रैंक 286 थी। 286। तो आपने तब भी यस सर, मतलब थर्ड ईयर के साथ भी मतलब बहुत अच्छा किया था, इसमें कोई डाउट ही यस नहीं 286 और हुँ, 286 से फिर आप ऑल इंडिया रैंक 12 इस बार लाए हैं। मैंने सर डेटा बताइए? साइंस का भी पेपर लिखा था, तो उसमें भी मेरी रैंक अच्छा, 179 थी। 179 बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मतलब क्या डेटा साइंस की तरफ, एआई की तरफ जाना है कि अपने कोर में ही सीएस में ही अभी एक्सप्लोर करना है, मास्टर्स करना है? अभी क्या सोच रहे को हो? को कोर सीएस में ही रहना है सर। कोर सीएस में हाँ, बहुत बढ़िया है। 12 रैंक पे तो आपको यस सर, जो भी टॉप आईआईटीज़ या ऐसी चाहिए, वो जो भी ब्रांच चाहिए, वो आराम से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यस सर, मतलब बहुत कमेंडेबल बात है मतलब आप जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ आई उसको मतलब बहुत अच्छे से बुना मतलब और आपसे बात करके ये लग रहा है कि मतलब चीज़ें बहुत प्लान्ड थी। आपको पता था कि अब ये चीज़ अच्छी है तो मुझे करना है और उसी हिसाब से आपने पूरा मतलब कॉलेज में रहते हुए उतना टाइम दिया और इसीलिए कॉलेज के साथ आप इतनी अच्छी रैंक क्रैक कर पाए क्योंकि प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब अगर आपको सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिल जाए तो रैंक अचीव किया जा सकता है कॉलेज के साथ भी। तो यस सर। आप यहाँ पे पीडब्ल्यू के किस बैच में एनरोल थे और यहाँ के बैचेज़ में जो भी आपका एक्सपीरियंस था मतलब आपको किस तरह से बैचेज़ में हेल्प मिलती थी? कैसे आपको गाइडेंस मिला? उसके बारे में कुछ शेयर करिए। सर यहाँ पर मैंने गेट 2025 पराक्रम 2025 में एनरोल की 2024 में एनरोल किया था 2.0 में लास्ट हुँ, अक्टूबर में। तो मैंने 3 मंथ्स मैंने इस पे प्रैक्टिस करी है। मैंने लेक्चर्स देखे हैं सारे और फिर उसके ओके, बाद मैंने हाँ, उसमें फिर मैंने डीपीपी सॉल्व करी है। ओके। तो जैसे क्लास में जो डीपीपीज़ मिलती थी और वीकली टेस्ट भी नॉर्मली होते ही हैं कि चैप्टर खत्म हुआ या वीकली टेस्ट ऑर्गनाइज़ होता था। टेस्ट सीरीज़ तो आपने ऑब्वियसली दिया होगा। तो लेक्चर यस फिनिश सर, करने के बाद जैसे हम लोग बच्चों को हमेशा गाइड करते हैं कि यार डीपीपीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके लेक्चर के रिवीजन के लिए उन क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं और नए क्वेश्चन्स कर सकते हैं और उसके अलावा वीकली टेस्ट देने के लिए हम लोग क्लास में हमेशा बोलते हैं कि वीकली टेस्ट तो देना ही चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो आप इस चीज़ों को कैसे प्लान करते थे कि डीपीपी को कैसे यूटिलाइज़ करते थे? क्योंकि आप ऑब्वियसली अभी कॉलेज गोइंग ही हो, मतलब फाइनल ईयर में आप हो ना? यस सर, मैं एक रेगुलर तो कॉलेज जा रहा कॉलेज था सर। गोइंग हो तो कॉलेज का भी लोड थोड़ा रहता है, तो आप कैसे प्लान करते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे जो जुड़े हैं वो कॉलेज गोइंग हैं। तो वो कैसे आप प्लानिंग करते थे कि डीपीपीज़ कब मुझे फिनिश करना है? वीकली टेस्ट कैसे देना है? क्या वीकली टेस्ट आप रेगुलरली देते थे या कभी ऐसा होता है कि छूट जाता है तो बाद में वीकली टेस्ट कैसे प्लान करते थे? वो थोड़ा शेयर करिए। सर टेस्ट तो मेरे बहुत सारे छूटे हैं सर, मैं अच्छा। डीपीपीज़ भी बहुत सारे छूटे हैं। सर मुझे जब भी टाइम लगता था तो मैं डीपीपीज़ को सॉल्व करता था, टेस्ट दे देता था अपने हिसाब से। और फिर ऐसा हाँ, कोई हाँ, था नहीं हाँ। कि सारे टेस्ट को कंप्लीट करना है, मेरे टेस्ट पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, ना ही पूरे वीकली टेस्ट ओके। कंप्लीट करना है, मैंने पूरी डीपीपी करी थी। मैंने बस जितना हो सकता था मैंने उतना ट्राई करा है। जब मुझे टाइम लगता था कि हाँ, अब डीपीपी सॉल्व करते हैं तो मैंने डीपीपी सॉल्व करता था। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हाँ, अब इस टाइम पे क्योंकि बीच में ओके। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आते थे, असाइनमेंट्स लिखने होते हाँ, थे, कॉलेज प्रैक्टिस गोइंग के देना साथ होता तो ये रहता है कि था। मतलब आपको मतलब आपने ये किया कि जब आपको कॉलेज में क्योंकि
हाँ, कॉलेज के साथ चीज़ें प्लान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बच्चे मुझसे पूछते बिल्कुल। हैं, क्योंकि आपको सेमेस्टर के लिए कॉलेज भी जाना होता है, सेमेस्टर का कोई वर्क है वो भी करना होता है, उसके बाद लेक्चर्स देखने होते हैं, फिर टाइम निकाल के। ड्रॉपर के लिए तो पूरा दिन होता है, तो वो ये सब चीज़ें प्लान कर सकता है कि मुझे रोज़ का हाँ, रोज़ फिनिश करना है। कॉलेज गोइंग के लिए मुश्किल है, लेकिन आप जब इसीलिए हम लोग भी यही बोलते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले, आप कॉलेज में अगर थोड़ा फ्री हो तो अपने कोई पुराने डीपीपीज़ हैं जो आपके रह गए हैं, कोई क्वेश्चन्स रह गए हैं, कोई रिवीज़न रह गया, तो उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। तो कॉलेज के साथ ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है, हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप कॉलेज गोइंग बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि क्या उनको करना चाहिए? प्रिपरेशन के दौरान कौन-सी एक क्रिटिकल चीज़ है जो उनको बहुत ध्यान से 1 या 2 या 3 चीज़ें जो भी हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, तो वो कॉलेज को भी मैनेज कर सकते हैं और तैयारी को भी मैनेज कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे पाएँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा दोनों चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, जब मैनेज नहीं हो पाती। सेमेस्टर आ गया, तो सर लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं, सर लेक्चर्स फिनिश नहीं हो रहे हैं, क्या करें? एकदम से बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने कॉलेज के साथ ऑल इंडिया रैंक 12 लाए हैं, तो ऑब्वियसली आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया होगा। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरे ख़्याल से सर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सर कांसेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी हम लोग बिल्कुल। पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से बैकग्राउंड में प्ले हो रही है सारी चीज़ें और कैसे सब चीज़ हुँ, फंक्शन करती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन्स अगर कम प्रैक्टिस भी करें तो वो भी मैटर उतना नहीं करता, अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं कंप्लीट हो पा रहे, वीकली टेस्ट नहीं दे पा रहे, तो वो थोड़ा कम मैटर करता है, हुँ, अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएँ तो। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से और अगर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है और क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा कर लिए, तो इससे बस ये हो जाता है कि क्वेश्चन के टाइप की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यस, इसको ऐसे यस। सॉल्व करना होता है। फिर जब हुँ, गेट में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर वो नहीं हो पाते हैं। तो बिल्कुल। उससे सब उस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेटर ये होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें प्ले करती है, कैसे चीज़ें काम करती है। अगर वो हमें पता है तो हुँ, फिर अगर कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे और कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए, तो उससे भी हम लोगों को कम क्वेश्चन में ही आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है, तो हम लोग नए क्वेश्चन में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इससे फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल। भी नहीं होती है क्योंकि क्वेश्चन जो हो रहा है एक्चुअली में हमें पता है कि ये एडिशन क्यों हो रहा है, सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारा कुछ। हुँ। मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट प्लेस पे है। अगर सब्जेक्ट की अच्छी है तो आप अगर 100 की जगह फिफ 50 क्वेश्चन भी करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो। कई बार होता है यस बच्चे सर। की सर कहाँ से और क्वेश्चन करें, डीपीपीज़ के अलावा क्या क्वेश्चन कर लें वीकली टेस्ट। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि डीपीपीज़ आप सॉल्व करिए, अगर टाइम मिलता है उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे सोर्स हैं, अगर आप अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करते हैं समझने के लिए। जैसा आपने यस बताया कि सर। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले गेन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन के फॉर्म में उसको यूज़ करके सीखिए कि क्या कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन में वो यस यूज़ सर। हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तो ये जो मैं आप बताए कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करनी है, तो इसके लिए बच्चे को सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना चाहिए? जैसे हम लोग हमेशा उनको बोलते हैं कि आप लेक्चर पे सबसे ज़्यादा पहले फ़ोकस करो, लेक्चर को रोज़ ध्यान से जो भी लेक्चर दे रहे हो, जितना देख रहे हो उसको कवर करो और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप करने की कोशिश करो उस कॉन्सेप्ट की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मतलब आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि लेक्चर को कैसे उनको देखना चाहिए? लेक्चर कितने इम्पोर्टेंट हैं और क्यों इम्पोर्टेंट? सर लेक्चर जब भी देख रहे हैं तो जो भी फैकल्टीज़ बता रहे हैं, जो भी सामने बताया जा रहा है या फिर नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हर एक लाइन जो लिखी हुई है उसका एक वो मीनिंग होता है, कोई भी चीज़ें बिल्कुल। इलॉजिकल नहीं है यहाँ पे। तो जो भी उसके हुँ, पीछे का जो मीनिंग है वो समझने का ट्राई करें मैक्स टू मैक्स कि और वो समझने का ट्राई होगा तो फिर क्वेश्चन में जो चीज़ें हो रही है वो पता चल जाती है, ये क्वेश्चन में क्यों बिल्कुल। हम लोग इस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं और इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो क्यों रही है। क्योंकि मैक्सिमम हुँ, टाइम क्या होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बस डीपीपी लगा लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे हमें बस क्वेश्चन का टाइप पता चल जाता है, कि हाँ, बिल्कुल। अगर कैश का क्वेश्चन है तो इस तरीके से करेंगे, ये फ़ॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा। बट वो फ़ॉर्मूला क्यों काम कर रहा है, वो फ़ॉर्मूला कहाँ फ़ेल करेगा, वो समझ में हुँ, तभी आएगा जब कॉन्सेप्ट का पता होगा तो। तो फ़ॉर्मूला कहाँ तक चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा, ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये और वो लेक्चर को इसीलिए आपको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि यस, बच्चों का जब भी ये डिमांड आती है कि क्वेश्चन सर और करवा दीजिए या डिफरेंट इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो मैं हमेशा मैं भी क्लास में यही बोलता हूँ कि आप टाइप रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आप एक नया टाइप का यस सर। कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, हाँ, आपसे नहीं सॉल्व होगा। हुँ, इसलिए आप तो कॉन्सेप्ट को जितना गहराई में समझ सकते हैं कि कब अप्लाई होगा, कब नहीं अप्लाई होगा, कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं डिफरेंट वे में, उस पे पकड़ बना लेंगे तो एक नया क्वेश्चन भी जो आएगा, वो आपको स्ट्राइक कर जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और इसके लिए पीवाईक्यू सबसे अच्छे रिसोर्स हैं। अगर आप पीवाईक्यूज़ यस, को अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो आप जैसे पीवाईक्यूज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? क्योंकि मैं बच्चों को पीवाईक्यूज़ पे बहुत फोकस करने को बोलता हूँ कि उसको
जैसे बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू 1 सॉल्व किया, 5 पीवाईक्यू उठाया, 3 पीवाईक्यू हुँ, सॉल्व हो गए और 2 नहीं हुए, वो तुरंत सॉल्यूशन पीछे दिया रहता है, तुरंत सॉल्यूशन देख यस, लेंगे और सॉल्यूशन यस, मैक्सिमम केस में मैक्सिमम लोगों को समझ आ ही जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको एक बेसिक तो पता होता ही है। तो आप, यस सर। मैं कहता हूँ हमेशा ये नहीं करना, आपको क्वेश्चन खुद से समझ के सॉल्व करना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो आप पीवाईक्यूज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? क्योंकि पीवाईक्यूज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गेट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में। आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते थे और कब आपने उसको यूटिलाइज़ किया था? सर पीवाईक्यूज़ तो सर मैंने 2023 के अटेम्प्ट में ही वो काफ़ी सारे सॉल्व कर लिए थे। मतलब मैक्स टू बिल्कुल। मैक्स क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट सॉल्व थे। इस बार सर मैंने कुछ-कुछ ही सॉल्व करे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो जाते हैं, तो वो ऑप्शंस याद हो जाते हैं कि हाँ, हाँ, इसका रिप्रोड्यूस बिल्कुल। होगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है और थोड़ा ईज़िली सॉल्व भी हो जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है कि नहीं सारे तो बन ही रहे हैं। बेटर ये है कि हाँ, नए हाँ। टाइप के क्वेश्चन्स पे ज़्यादा ध्यान दें हम लोग। और पीवाईक्यूज़ बता देते हैं कि पिछले बार कैसे क्वेश्चन्स आए थे, तो वो डिफ़िकल्टी लेवल से बिल्कुल। डायरेक्टली इंटरेक्शन हो जाता है कि इस इतने डिफ़िकल्टी के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं गेट में और इस टाइप के हुँ। पूछे जाते हैं। गेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, मतलब सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन्स हाँ, आ जाते हैं। टाइप के रिपीट होते हैं, हाँ, बिल्कुल। और कई बार सेम ही टॉपिक से सेम मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं, तो वो सब की अंडरस्टैंडिंग हुँ, वहाँ से हो जाती है। कुछ जो हुँ, हुँ, हुँ। न्यूमेरिकली जो हार्ड होते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तभी पता चल पाएगा। तो हुँ, पीवाईक्यू सॉल्व होने से मतलब मेन थ्योरी फ़ोकस और कॉन्सेप्ट लर्निंग पे होना चाहिए, सबसे यस सर, इम्पोर्टेंट जो होगा। यस सर, तो जैसे आपका सिलेबस कवर कब आपने कर लिया था? वैसे भी आपने 2023 में भी आप रैंक लाए ही थे। तो ऑब्वियसली यस आपका सर। मैक्सिमम चीज़ें वहाँ आपने कवर कर रखा होगा। तो इस हुँ, बार जैसे आप दोबारा त जैसे हमारे यहाँ भी कई सारे बच्चे हैं जो 2 साल की तैयारी कर रहे हैं। तो यस पहले सर, साल नॉर्मली सिलेबस कवर करने में चला जाता है, क्योंकि कॉलेज के साथ चीज़ें मैनेज करना, जैसे आपने बताया ना कि डीपीपी के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो जब मिलता था तब। तो वही स अभी जो बच्चा सेकंड ईयर में हमारे पास या थर्ड ईयर में, उसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है। तो पहले साल तो मैं भी बच्चों को ये बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट लर्निंग एकदम जो लेक्चर है उसको अच्छे से फॉलो करो। तो आपने वो चीज़ तो पिछले साल कर रखी थी। तो जो बच्चा जैसे हमारे यहाँ जो पिछले साल कर चुका है, ऑलमोस्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल वो फिर से अब आगे उसी को तैयारी को आगे बढ़ा रहा है और नेक्स्ट ईयर फोकस करने वाला गेट को। तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत काम आएगी, क्योंकि आपने कैसे यूटिलाइज़ किया ये साल? क्योंकि पिछले साल आपका सिलेबस, मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट रहा होगा। आपका कुछ पोर्शन हो सकते हैं थोड़े बहुत छूटे रहे होंगे। तो आपने कैसे इस साल को यूटिलाइज़ किया और किस पे फोकस किया? किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया? सर पिछला जो अटेम्प्ट था सर उसमें मैंने टीओसी में बस रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था और बाकी सारा टीओसी बचा हुआ था। कंपाइलर डिवीज़न का अच्छा। पार्ट मैंने कंप्लीट नहीं करा था और नेटवर्किंग में भी बहुत सारे पार्ट छूटे हुए थे। तो हुँ, ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे वो नहीं कंप्लीट हो पाए थे। डीबीएमएस के भी लास्ट में वो सीरियलाइज़ेबिलिटी और फिर लॉकिंग टू पेयर लॉकिंग वो सारे मैंने नहीं पढ़े थे। तो उसमें वो 2023 के अटेम्प्ट में था। इस अटेम्प्ट में मैंने वो सारे चैप्टर्स को क्लियर करा है और जो सेमेस्टर हुँ। एग्ज़ाम्स थे उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट्स थे इसी मतलब हायर क्लासेस में आने के बाद, अच्छा। में आने के बाद। तो यहाँ पे वो सारे कंप्लीट हो गए। फिर मैंने इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, फिर से चीज़ों को समझने का ट्राई करा है, जो-जो क्वेश्चन मैंने छूट गए थे। मैंने फिर से टेस्ट सीरीज़ ली, टेस्ट सीरीज़ को मैंने दिया है। तो बेसिकली मेरे टेस्ट लिए यही सीरीज़ होता है कि हाँ, बेस्ट रिवीजन के लिए हाँ, बेस्ट पार्ट है, अगर आपका हाँ। वो यस सर, कंप्लीट हो रहा है तो। हुँ। यस सर। और फिर अगर टेस्ट सीरीज़ जैसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बार हो जाती है, तो फिर टेस्ट सीरीज़ देने के बाद वो ओवर द टाइम धीरे-धीरे मार्क्स इम्प्रूव कर जाती है। स्टार्टिंग में मार्क्स हुँ। कम आती है, बट धीरे-धीरे करके मार्क्स हाँ, बढ़ने लोग लगते हैं। घबरा जाते हैं टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आने पे वो हाँ, यस सर। स्टार्टिंग में। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स थोड़े से, मतलब एक्सपेक्टेड जैसे मार्क्स से कम आ रहे थे शुरू हाँ, में? टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो कभी ज़्यादा आ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, कभी कम आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। मेरे हाँ, मार्क्स हाँ, बच्चों के 35 साथ भी गए बहुत हैं, होता है। मेरे मार्क्स 35, 29 भी गए हैं और मैक्स टू मैक्स 60, 64 भी गए हैं। अ, तो वो हाँ, तो काफ़ी ये मार्क्स बच्चों के हैवी लिए करते हैं। बहुत बड़ा मैसेज है कि हुँ, टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स फ्लक्चुएट हुँ, होंगे, आपको अच्छे मार्क्स भी हाँ, बहुत आ जाएँगे और हो सकता है कुछ हुँ, ऐसे टेस्ट भी हों जहाँ पे मार्क्स कम आएँ। बस उसमें गलतियों की अपनी एनालिसिस मेन है करनी होती है कि किस वजह से कम रह गए या कहाँ मैंने गलत किया, और यस सर, नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव करना होता है। यस सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है सर कंसिस्टेंटली अगर टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो ओवर द टाइम धीरे-धीरे मार्क्स इम्प्रूव कर जाते हैं। लेकिन अगर मार्क्स कम आने के कारण टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे तो फिर वो कभी इम्प्रूव हो ही नहीं पाएँगे। फिर फिर वो जो कभी मार्क्स इम्प्रूव नहीं करेंगे, हाँ, बिल्कुल सही आड़े बात। थे वही वही गेट में भी आ जाएँगे। बिल्कुल सही बात है। सो विशाल, थैंक यू सो मच। वन्स अगेन कांग्रेचुलेशन।